नमस्कार दोस्तों, द ऑक्सफोर्ड मैथ्स एकेडमी के आर्मी स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। मैं मंजित सिंह लेके आया हूँ आपके लिए आर्मी स्पेशल मैथ्स क्लास, जिसमें एक क्लास पहले आपकी हो चुकी है जो आप देख लेना, क्योंकि उसमें हमने आपको नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया है। ये वो क्लास आप नहीं कर पाओगे, यदि उस क्लास को आप नहीं देखते हो तो ये वाली क्लास आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी। इसलिए इस क्लास से पहले आपका उस क्लास को देखना बहुत आवश्यक है। और इसमें हम पढ़ा रहे हैं आपको आर्मी स्पेशल के लिए राम सिंह यादव की ये वाली किताब वस्तुनिष्ठ गणित वाली। ये आर्मी में जीडी, टेक्निकल, ट्रेडमैन सबके लिए जो भी कुछ मैथ है सिर्फ और सिर्फ इसी में से आता है। इसलिए इस किताब के हम आपको स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको नंबर सिस्टम, और इसमें हम आपको बोलते जाएंगे क्वेश्चन नंबर और सॉल्यूशन उसी हिसाब से कराएंगे। तो इसमें लेके चलते हैं हम आपको एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल पहले कराया करेंगे, उसके बाद हम आपको कराएंगे प्रश्नावली। इन्हें संख्याओं के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये पार्ट का नाम ही है, चैप्टर का नाम है, लेसन का नाम आपका नंबर सिस्टम। इसलिए आपको सबसे पहले इससे पहले वाली वीडियो है, उसके लिए हम आपको एक बार फिर से बोल रहे हैं, वो वाली वीडियो पहले आप देख लेना, तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। इसमें पहला एग्जाम्पल है आपका, पहले एग्जाम्पल में ये पूछ रहा है निम्न पूर्णांकों में से सम तथा विषम बताओ। एक दो क्वेश्चन फुल लिख के आपको समझा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बोल दिया करेंगे और सॉल्यूशन करा दिया करेंगे। ये कह रहा है निम्न पूर्णांकों में से सम तथा विषम बताओ। जिसमें आपने पूर्णांक दे रखे हैं, इसमें पूर्णांक दिए आपको 64 माइनस का 1711 26,070 माइनस का 1125 और दे रखा है आपको 77। तो हम बता रहे हैं आपको कि ये सम संख्या है, ये इसके बारे में हमने आपको बताया था, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभक्त होती हैं सम प्राकृत संख्या कहलाती हैं। तो इसमें हम देखेंगे ऐसी कौन से नंबर्स हैं, ऐसी कौन सी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो इसमें 64 में देखो पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो 64 हो गया सम। 64 के बाद इसमें भाग नहीं जा रहा है 2 का पूरा, इसमें जा रहा है, इसलिए ये भी सम में आ गई 26,070। इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए विषम है, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है। ये 77 है तो ये भी विषम है। अब हमें देखनी यहाँ पर विषम कौन सी बची है, तो विषम में बची आपकी माइनस के 1711 माइनस के 1125 और आपकी 77। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसके बाद उदाहरण नंबर 2 की बात करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है आपको 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं लिखो। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं लिखो। पिछली क्लास में हमने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के तौर पे जहां भी भाज्य अभाज्य नंबर हमारे खत्म हुए थे वहां पर हमने कुछ पॉइंट बताए थे। वहां पर हमने आपको बताया था कि 1 से लेकर के 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है, 74 भाज्य संख्या होती है। उसी के जस्ट बाद अगला पॉइंट नोट कराया था कि 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं और 34 भाज्य संख्या होती हैं। यहाँ पर यदि ये पूछा होता कि संख्याएं कितनी होती हैं तो हमारा उत्तर हो जाता 15। यहाँ पर पूछा है संख्याएं लिखो, यानी वो संख्याएं कौन कौन सी हैं वो संख्याएं आपको बतानी हैं। तो 1 से 50 तक 1 से 50 तक
15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये क्वेश्चन ये होता कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तब हमारा आंसर ये था। लेकिन उसने पूछा है 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं लिखो, यानी 1 से लेकर के 50 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या है उन्हें लिख के बताओ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक जो होता है वो ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य। तो उसके बाद पहली अभाज्य संख्या 2, सबसे पहली अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, एक ऐसी सम संख्या जो अभाज्य हो वो 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती। तो एक तो होगी 2 के बाद आपकी 3 के बाद 5 में भी किसी का भाग नहीं आता है, 5 के बाद 7 हो गई, 7 के बाद आप देखोगे 8 में तो भाग जा रहा है, 9 में भी भाग जा रहा है, 10 में भी जा रहा है यानी 11 के बाद 12 भी भाज्य है यानी 13 हो गई, 13 के बाद 14 भाज्य है, 15 भी भाज्य है, 16 भी भाज्य है, 17 के बाद 18 भी भाग जा रहा है यानी 19 हो गई, 19 के बाद 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, कौन सी है भैया 23 है, 23 के बाद 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं यानी 29 है, 29 के बाद है आपकी 31 के बाद 32 में भाग जाएगा, 33 में 3 का चला जाएगा, 11 का चला जाएगा, 34 में भी जाएगा, 35 में भी जाएगा, 36 में भी जाएगा, 37 में किसी का भाग नहीं जा रहा तो 37 हो गई। इसके बाद 38 में भाग जा रहा है जो 39 है, 39 उसमें 3 का भाग जा रहा है इसलिए वो भी नहीं इसमें आएगी, 40 भी नहीं आएगी यानी क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा, 42 भी नहीं आएगा, अब आएगा आपका 43 के बाद 44 तो भाज्य है, 45 भी भाज्य है, 46 भी भाज्य है, 47 48 में भाग जा रहा है, 49 में जा रहा है, 50 हम नहीं देखेंगे पर हाँ 50 भी भाग जा रहा है इसलिए नहीं है। ये 1 से 50 के बीच, यहाँ पर हम आपको बीच और तक में अंतर बताते हैं। 1 से 50 तक का मतलब इसमें 1 भी आएगा और 50 भी आएगा। 1 से 50 के बीच लिखा होता तो ना इसमें 1 देखते ना 50 देखते। हाँ अभी हमने बोला था कि 1 से लेकर के 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती हैं, तो हम चेक करें कि हमारी सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यही 15 अभाज्य संख्या है जो 1 से लेकर के 50 के बीच आती है। एक बार फिर से इसका क्वेश्चन रिपीट करें, ये वाला सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए तो हमारा आंसर तो एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या पूछी जाए जो सम भी हो तो वो 2 है, 2 के अलावा कोई भी सम प्राकृत संख्या अभाज्य नहीं होती। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 है, जो कह रहा है आपसे निम्न संख्याओं के परमेय या अपरमेय होने की व्याख्या कीजिए। इसने कुछ आपको संख्या दे रखी है, इनके बारे में पूछ रहा है इनमें से कौन सी संख्या परमेय है और कौन सी अपरमेय है। पहला दिया है इसने -5/9, अगला दिया है √13, अगला वाला है 3√7 और अगला है 3.789 तो इनमें से हमें भाज्य और अभाज्य संख्या छांटनी है। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं, निम्न संख्याओं के परमेय या अपरमेय होने की व्याख्या करो। तो इनमें से हमें यह बतानी है कि कौन सी संख्या परमेय है और कौन सी संख्याएं अपरमेय है। तो देखें, पहले हम परमेय संख्या छांटते हैं। तो परमेय में हम देखेंगे, परमेय की परिभाषा हमने आपको बताई थी पिछली वीडियो में। परमेय की परिभाषा हमने लिखाई थी कि वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें परमेय संख्या कहलाती है, बट q इज नॉट इक्वल टू q। तो यहाँ पर -5/9 ये p/q के रूप में लिखा है तो इसलिए परमेय हो गया। तो परमेय में -5/9 आएगा और इसके बाद
इसको p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते तो ये इसमें नहीं आएगा, इसको नहीं लिख सकते, ये भी नहीं आएगा। अच्छा ये जो है ना, तो ये आकृति वाली जो संख्या होती है, जो वही संख्या बार बार आ सकती है, बार बार आ रही है 3.789 789 789, तो ये जो संख्या होती है वो परवे की श्रेणी में ही आती है। ये होगी परवे। अब बात करेंगे इसमें से अपरवे की, तो इसमें से अपरवे संख्या कौन कौन सी होंगी, इसके अलावा जो रह गई वो अपरवे होगी, जो रूट से बाहर नहीं आए। इस समय सोचते यहाँ की बजाय यदि ये होता तो क्या होता, ये परवे होता है अपरवे, तो इसको हम करते 3 × 3 × 3, तो इसमें से एक 3 बाहर आ जाता और 3 रूट रह जाता था। यहाँ से हम रूट ना हटा सके, ये रूट नहीं हटता है तो वो अपरवे होती है। ये जिसकी जगह होता आपका 64, क्योंकि 64 का वर्गमूल हम ले रहे हैं 8, यहाँ से रूट हट रहा है तो ये परवे हो जाता। ठीक है भैया, तो इसी नियम के अनुसार रूट 13 और 3 रूट 7, रूट में 13 और 3 रूट 7, ये दोनों संख्याएं अपरवे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 5/8 तथा 3/2 के मध्य परवे संख्या ज्ञात करो। 5/8 तथा 2/3 के बीच परवीय संख्या ज्ञात करो। तो सुनो भाई, ये क्वेश्चन डिपेंड करता है ऑप्शन। अब इन 5/8 और 2/3 के बीच में तो परमेय संख्याओं की कोई गिनती नहीं है, तमाम परमेय संख्या अनंत परमेय संख्या है। अब आपको कौन सी पूछ रहा है ये डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, आपके ऑप्शन में कौन सी दी है वो होगी। तो इसको करने का तरीका यही है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5/8 है तो इसे डेसिमल में बदल देंगे, तो 8 का भाग देंगे 0.6 जाएगा, इसमें 3 का भाग देंगे तब भी 0.6 जाएगा। अब एक अंक और निकालेंगे, तो 8 का भाग इसमें दिया तो 2 शेष पर बचा था, तो 2 बार फिर से दे देंगे 2 बार। यहाँ पर 0.6 डॉट डॉट आएगा। अब 0.62 और 0.66 के बीच में जो संख्या होंगी वो एक के बीच में होंगी, तो ऐसी संख्या देख लेंगे कि हमारे ऑप्शन में वो कौन सी संख्या है जो 0.62 तथा 0.66 के बीच है, वो ही इनके बीच की परमेय संख्याएं होंगी। और इस प्रकार से ऑप्शन होते हैं तो हम देख लेते हैं जल्दी से, और अन्यथा क्लियर नहीं कर पाएंगे कि वो कौन सी संख्या पूछ रहा है, हम अपनी तरफ से निकाल के बता सकते हैं कि ये परमेय संख्या इनके बीच हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 5, जिसमें ये दे रहा है -10, √3, 3, 5/2, 5 में से प्राकृतिक पूर्णांक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या बताइए। तो ये जो संख्या है इनमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या कौन सी। तो प्राकृतिक में
प्राकृतिक के लिए पिछली वीडियो में मैंने आपको इनकी सारी परिभाषा बताई थी, एक बार फिर से बता देते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं जिनकी सहायता से हम गिनती करते हैं। गणना करने के लिए आवश्यक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो देखते हैं इसमें प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो प्राकृतिक संख्या गिनती करने के लिए किन संख्याओं की आवश्यकता होती है। तो गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, इस प्रकार से हम गिनती करते हैं। तो उसमें कौन सी संख्या आती है? माइनस का 10 आता है क्या गिनती करने में? नहीं आता है। √3 आता है? नहीं आता है। 3 आता है, 3 आता है। तो प्राकृतिक संख्या में आपका 3 होगा। ठीक है। दूसरा इसने पूछा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक नाम से स्पष्ट है, पूरा अंक। पूर्णांक यानी पूरा अंक, चाहे वो माइनस का हो या प्लस का। परिभाषा में हमने बोला था प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं को शून्य सहित धन तथा ऋण चिन्हों में लिखने पर हमें जो अंक प्राप्त होते हैं उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। अर्थात पूर्णांक प्लस का या माइनस का दोनों प्रकार का हो सकता है। इसलिए जो 3 है वो और माइनस का 10 है वो, ये दोनों पूर्णांक है। तो पूर्णांक में आया माइनस का 10, 3। अगला पूछा है आपको परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या, तो इसमें से परिमेय कौन सी है? ये माइनस का 10 परिमेय है। √3 ये रूट से बाहर नहीं आ रही है, तो ये परिमेय नहीं है। 3 है, ये भी परिमेय है। 5/2 है, ये भी परिमेय है। यानी इनमें से माइनस का 10, रूट में 3, 5/2 और पाई, इनमें से परिमेय है माइनस का 10, 3 और 5/2। अच्छा सर, आपने पाई को परिमेय क्यों नहीं बताया? पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है। हाँ भैया, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, जो परिमेय है परिमेय, लेकिन पाई स्वयं अपरिमेय है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पाई की फिक्स वैल्यू नहीं होती है। पाई की एक्यूरेट वैल्यू 22/7 नहीं है, ये सन्निकट वैल्यू है। इसलिए पिछली क्लास में भी हम आपको बता चुके हैं कि पाई जो होती है अपरिमेय और पाई की वैल्यू होती है वो परिमेय। अगला इसी में आपको पूछा था अपरिमेय संख्याएं बताइए। अपरिमेय संख्याएं बताइए। तो अपरिमेय आपकी जो रूट से बाहर नहीं आए वो अपरिमेय, एक तो ये वाली हो गई अपरिमेय और एक ये हो गई, ये दोनों अपरिमेय। रूट में 3 और पाई, ये दोनों की दोनों अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 5 सैंपल है आपका 8। 24.78 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताइए। 24.7, तो 24.78 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताइए। तो स्थानीय मान साथ आपको ध्यान में इस प्रकार से हम ज्ञात करते थे, जिस अंक के बाद जितने अंक होते हैं उसके उतने हम 0 लगा देते थे। ठीक उसी नियम के अनुसार पहले हम 8 का, तो ये अब 8 पे 0 कब लगाते थे? जब 8 के आगे अंक होगा। यहाँ तो 8 के आगे कोई अंक नहीं है। दूसरी बात, 8 से पहले डेसिमल लगा हुआ है, तो कितने अंक पहले? 1 जबकि 8 के बाद दशमलव तक कितने अंक है? 1 2, इसलिए इसके नीचे 2, 1 2 पर 2। 7 की बात करते हैं तो 7 पे 1, 7/10, क्योंकि पहले दशमलव। 4 का 4। 20 की बात करते हैं, 10 की बात, 2 की बात करते हैं, 2 के बाद 1 ही अंक है 4, तो 2 के बाद 1। अर्थात जहां भी दशमलव होता है वहां से हम देखते हैं अंक, इधर या उधर, उसी के अनुसार 0। सपोज अगर अपने पास कोई संख्या दे रखी है 216, इसका स्थानीय मान बताना है प्रत्येक अंक का, तो ये 6 को ऐसे करके 6 ही लिख देंगे। 1 बढ़ाओगे तो 1 के बाद कितने अंक है? 1, तो 1। 2 वाले को बढ़ाओगे तो 2 के बाद 1, 2 अंक है तो 2। यानी यहाँ कहीं दशमलव नहीं है, यहाँ इसकी तरफ देखो, और इसमें ये बीच में लगाए तो इन अंकों के लिए इधर देखेंगे दशमलव, इसके लिए इधर देखेंगे। हाँ, एक बात इसमें पूछिए स्थानीय मान, तो ये तो होता है इसका स्थानीय मान।
एक और होता है जातिमान। जातिमान फेस वैल्यू। जातिमान क्या होता है? ये कोई सवाल है, इसमें आपको पूछ दिया गया एक के अंक का स्थानीय मान तथा जातिमान बताओ। तो सुने, ये इसका एक का स्थानीय मान की बात करें तो एक का स्थानीय मान 100वें स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा 100 वाले स्थान में तय है, इसलिए 100। 2 का पूछा हो तो 2 गुणा इकाई दहाई सैकड़ा 1000 1000 यानी 2000। इस प्रकार से यानी आंकिक मान गुणा आंकिक मान गुणा उसके स्थान का मान, तब हमें प्राप्त होगा स्थान। तो एक का स्थानीय मान यहाँ 1 है, उसने पूछा है एक के अंक का स्थानीय मान तथा जाति मान का अंतर। और एक का अंक का स्थानीय मान तो 100 हो गया, जाति मान की बात करें तो 1 ही होगा। 1 का अंक हो, 2 का अंक हो, 4 हो, जो भी अंक हो, कहीं भी लिखा हो आंकिक मान हम बोलते हैं जाति मान। फेस वैल्यू तो उसका फेस वैल्यू यानी आंकिक मान वही का वही रहता है, वो कहीं भी लिखा हो। स्थानीय मान स्थान के अनुसार बदलता रहता है। अब ये यहाँ पर एक इसलिए 100 स्थानीय मान है, यहाँ पर होता है इकाई दहाई के स्थान पर होता तो 10 हो जाता, यहाँ पर होता है तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 के स्थान पर तो 1000 हो जाता। स्थानीय मान स्थान के अनुसार बदलता है, लेकिन जाति मान स्थान के अनुसार नहीं बदलता, वो वही का वही रहता है। यहाँ पर हुआ आपको जो क्वेश्चन पूछा था वो तो हमने पहले बता दिए, ये एक्स का बताया आपको, तो आप सोचे एग्जांपल नंबर 8 में ये कहां से आ गया। अगला दिया है 43, 56, 90 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो। 43, 56, 90 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तैतालीस, 56, 90 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो। तो 5 का स्थानीय मान, ये 5 का 5 लिखेंगे, उसके बाद इकाई 1 2 3 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगा दो, हो गया उसका स्थानीय मान। अगला दिया है ये सॉरी 9 था, एग्जांपल नंबर 10, 5 माइनस का रूप में 7 का योग व्युत्क्रम तथा गुणात्मक व्युत्क्रम बताइए। व्युत्क्रम बताइए। तो सुन लेते, योग व्युत्क्रम बोलते हैं या उसे योज्य व्युत्क्रम बोलते हैं। इसका मतलब ये पूछा जाता है आपसे कि इस संख्या में हम क्या जोड़ दें, इस संख्या में हम क्या जोड़ दें जिससे इसका योगफल शून्य हो जाए, 0 हो जाए। हमने आपको पूछा 10, ये प्लस का 10 है। अब आप बताइए इसमें हम क्या जोड़ दें जिससे इसका योग 0 हो जाए। तो 10 में क्या जोड़ दें, माइनस का 10, दोनों को जोड़ेंगे 0 हो गया। योग व्युत्क्रम का मतलब ये हुआ इसमें हम क्या जोड़ें जिससे इसका जो योगफल आए, इसका जो जोड़ आए, उसका मान 0 हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें पूछा है उसी को हम बता देंगे साइन चेंज करके, निशान बदल के उसी को हम बता दें। अर्थात हमें 10 का योग व्युत्क्रम पूछा, हमने माइनस 10 बता दिया। माइनस के 20 का हमें पूछा गया योग व्युत्क्रम बताइए, तो हम उसका प्लस का 20 बता देंगे। माइनस के 19/36 का पूछा जाए योग व्युत्क्रम बताइए, तब उसको प्लस का 19/36 बता देंगे। हमें पूछा किसका गया है, हमें पूछा गया है 5 माइनस के रूट में 7 का योग व्युत्क्रम। तो ये हो जाएगा 5 के आगे क्या है प्लस, तो माइनस लगा दो, इसके आगे क्या लगा है माइनस, तो प्लस लगा दो, हो गया ये व्युत्क्रम। 5 माइनस रूट 7 का
योग व्युत्क्रम हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का रूट 7। अच्छा, इसके बाद उसने गुणात्मक व्युत्क्रम भी पूछा है। तो गुणात्मक व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक व्युत्क्रम, इनका मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या बताइए जिससे दी गई संख्या में गुणा करें, ऐसी संख्या बताइए जिसका दी गई संख्या में गुणा करें तो गुणनफल का मान 1 आ जाए। अर्थात 10 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए तो 10 में किसका गुणा करें कि गुणा करके 1 आ जाए। तो हम इसको उल्टा करते हैं, बट्टे में लिखते हैं 10 का 1/10 का गुणा करेंगे, 10 से 10 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। x का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, गुणात्मक व्युत्क्रम बताइए तो इसका हो जाएगा 1/x। क्यों? x का 1/x गुणा करें, x कट गया, 1 हो गया। अच्छा भाई, ये हमें कोई भिन्न दी गई है, फिर कैसे करेंगे? 2/5 का 5/2 हो जाएगा, क्योंकि 5/2 का 2/5 का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अभी हमें किसका पूछा गया? 5 माइनस रूट 7, 5 माइनस रूट 7 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है। तो ये हो जाएगा भैया 5 माइनस का रूट में 7 गुणा 1/5 माइनस का रूट में 7 का गुणा करें तो 1 हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर है 1/5 माइनस रूट में 7। ये वाला हमारा आंसर सही है। ठीक है, एक बार फिर से सुनो। योग व्युत्क्रम पूछा है, निशान बदल के वही संख्या बता दो, योग व्युत्क्रम होगा। गुणात्मक व्युत्क्रम पूछा है, गुणात्मक प्रतिलोम बताए, ये कोई संख्या भिन्न के रूप में है तो अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। यह सिंपल संख्या लिखी हुई है तो उसके कट्टे में 1 मान के तो नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली नीचे कर दो। ठीक है, अगला सवाल है आपका एग्जांपल नंबर 11। इसमें पूछा है सिद्ध करो 1575 7 से विभाजित है 11। सिद्ध करो 1575 11 से विभाज्य है। ये तो सिंपल सा सवाल है, तो ये तो भाग करके देख लेना, हो जाएगा। भाग पूरा पूरा जा रहा है तो विभाज्य है, नहीं जा रहा है तो विभाज्य नहीं है। ये तो विभाज्य है। फिर अगला है एग्जांपल नंबर 12। 2x 7 8 5, 2x 7 8 5 11 से पूरी पूरी विभाजित होती है तो x का मान बताइए। 11 से पूरी पूरी विभाजित होती है, पूर्णतः विभाज्य है, हो तो x का मान बताना। तो सुने, 11 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है? 11 से विभाजित होने का नियम ये कहता है जो भी संख्या दी गई है उसमें एक अंक छोड़ के जब हम संख्याओं का योग करते हैं, अर्थात ऐसे बोल सकते हैं सम स्थानों के अंकों का, सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य कोई संख्या हो तो दी गई संख्या 11 से विभाज्य होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अर्थात पहला अंक ले लेंगे, फिर 1 छोड़ के ले लेंगे, फिर 1 छोड़ के 2 ले लिया, x को छोड़ दिया, 7 ले लिया, 8 को छोड़ दिया, 5 ले लिया, तो 2 और 7 9, 9 5 14 ये वाली संख्या। और अब क्या बची? x और 8, तो x प्लस 8 का योग, इनका योग और इनका योग परस्पर बराबर, या इनको घटा के क्या आ जाए 11 आ जाए, 22 आ जाए, इस प्रकार। तो ये 14 है, ये 8 है,
घटाएंगे तो 11 या 11 से बड़ी संख्या तो नहीं बचेगी, अर्थात क्या बचेगा 0। 0 कब बचेगा जब दोनों बराबर होंगे। तो 8 को हम इधर लाएंगे तो x बराबर आ गया 6। इस कंडीशन हमारा उत्तर होगा 6। यदि x की जगह हम 6 लिखेंगे तो इस संख्या में 11 का भाग देने पर पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अगला 13 दिया है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 5 से एवं नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या 5 से एवं कौन सी संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित होती है एवं कौन सी दोनों से विभाजित होती है। अर्थात ये नीचे कुछ संख्या दे रही है, ये नीचे कुछ संख्या दे रही है, इनके बारे में वो पूछ रहा है कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित होती है, कौन सी 5 से विभाजित होती है एवं कौन सी दोनों से विभाजित होती है। तो सबसे पहले हम 5 से विभाजित होने वाली संख्या देखेंगे। तो 5 से विभाजित होने का नियम ये कहता है, यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो वह 5 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो 183 में तो लास्ट में 3 लिखा है इसलिए 5 से विभाजित नहीं होगी। 125 में लास्ट में 5 है इसलिए 5 से विभाजित हो जाएगी। 225 में लास्ट में 5 है इसलिए 5 से विभाजित हो जाएगी। 915 में लास्ट में 5 है इसलिए ये भी 5 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात 5 से विभाजित वाली संख्या आपकी 125, 125, 225, 915, ये तीनों की तीनों संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। अगली 3 से विभाजित होने वाली संख्या जब हम देखेंगे तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का नियम यह कहता है कि दी गई संख्याओं के अंकों का योग, दी गई संख्याओं के अंकों का योग यह 5 से विभाजित होता है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होने के लिए नियम ये कहता है कि दी गई संख्या का योग 3 से विभाजित होता है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो 1 8 183 का 1 + 8 + 3, तो 1 + 8 9 और 9 + 3 12, 12 में 3 का भाग जा रहा है इसलिए 183 में भी 3 का भाग जाएगा। 1 + 8 + 3 12, ये 12 भी बड़ी संख्या हो रही होती तो फिर से जोड़ लेते 3 में 3 का भाग जा रहा है इसलिए 183 में भी 3 का भाग जाएगा। 125 में 1 2 3 5 8 नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा। 2 2 4 और 5 इसका योग 9 हो रहा है तो इसमें भी चला, इसके योग में भी चला जाएगा क्योंकि इसका योग 9 1 10 5 15 हो रहा है तो इसमें भी चला जाएगा। 225 और इस वाले का हुआ 900। अच्छा, अब 5 तथा 3 दोनों से जो संख्या विभाजित होंगी तो वो हम देख रहे हैं। इसमें 183 इसमें नहीं है तो दोनों से नहीं जा रहा है, ये जा रहा है और ये जा रहा है, यानी 225 में 3 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 915 नहीं जा रहा है। तो 225 और 915 ये दो संख्याएं इनमें ऐसी हैं जिसमें 3 का भी भाग जा रहा था और 5। कुछ भैया हमारे सोच रहे होंगे सर इतनी छोटी छोटी बातें क्या बता रहे हैं, तो सुने ये छोटी छोटी बातें होती हैं। कुछ हमारे भैया जो रहते हैं उनको क्लास में पूछने में थोड़ी हिचक लगती है कि हम ऐसी ऐसी बातें छोटी छोटी बातें पूछ रहे हैं, दूसरे भैया सोचेंगे कि इतना भी नहीं आता है, तो उन भैयाओं की भी हेल्प हो जाएगी, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि हमने कुछ आपको चुनिंदा क्वेश्चन एक सॉल्व करा दिए, हमने जब आपको चुनिंदा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए तो कुछ क्वेश्चनों में आपका डाउट याद रह गया, कुछ क्वेश्चनों में किसी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई,
तो ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं जो आप सामने किसी टीचर को पूछ लोगे, तो आप कैसे पूछोगे, इसलिए थोड़ा सा टाइम जरूर वेस्ट होगा आपका, लेकिन प्रत्येक सवाल सॉल्व होने से आपको इस पूरी की पूरी किताब में कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, हो सकता है कि आपको थोड़ा आप टैलेंटेड हो, कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि सर ने ये क्वेश्चन थोड़ा धीमे करा दिया, हमें जल्दी करना है, तो उस क्वेश्चन को आप आगे थोड़ा सा करके आगे बढ़ा सकते हो अपना वीडियो, लेकिन वीडियो देखे जरूर। ये वीडियो आपको आज थोड़ा हल्का लगना होगा कि सर ऐसी छोटी छोटी बातें, ज्यादा ही छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, तो सुने भैया आज 10 या 12 वीडियो हमारी कंटिन्यूस देख लो, उसके बाद आपको खुद ही इफेक्ट हो जाएगा, आपके दिल में खुद ही फीलिंग हो जाएगी कि सर ऐसी बातें क्यों बता रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आर्मी के एग्जाम में कोई बड़ा सिलेबस नहीं आता है, यही सिलेबस आता है जो हमें पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे ये एग्जांपल नंबर 14 इसमें ये कह रहा है 341 और 811 में भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं ज्ञात करो। 341 और 811 में कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य है, ये आपको बताना है। तो ये है आपकी 341 और ये है 811। तो इसमें से कौन सी संख्या भाज्य है, कौन सी अभाज्य है? इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम भाज्य अभाज्य निकालते हैं। क्या होता है ये हम देखेंगे 341, इसमें किसी का भाग जा रहा है या नहीं। भाज्य अभाज्य का मतलब ये है, भाज्य वे संख्या भाज्य संख्या होंगी जो एक से विभाजित हो, अपने आप खुद से विभाजित हो, इसके अलावा भी किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाएं तो हम उसे बोलेंगे भाज्य। और वे संख्याएं जो एक से विभाजित हों और अपने आप से खुद से विभाजित हों तो उन्हें हम बोलेंगे अभाज्य। यानी दो ही संख्याओं से विभाजित होती है, एक से और अपने आप से खुद से। दो से कम संख्या से विभाजित नहीं होती और ना ही दो से ज्यादा से विभाजित होती, तो उन्हें हम बोलते हैं अभाज्य। तो 341, अब यह संख्या भाज्य है या अभाज्य है या भाज्य कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें हम भाग देके देखेंगे। तो सर ये बताइए क्या हम इसमें सबका भाग देंगे, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ऐसे कहां तक देंगे? तो इसकी कंडीशन हम आपको बता, कोई संख्या में भाग देना है, फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने, एलसीएम लेना है, ठीक है, या भाज्य भाज्य देखनी है, तो उसमें हम ये देखते हैं किसका भाग देंगे। 2 का देंगे, 3 का देंगे, नहीं आ रहा है तो 5 का देंगे, 5 का नहीं आ रहा है तो 7 का देंगे, 7 का नहीं आ रहा है तो फिर देंगे 11 का, 11 का नहीं जा रहा है तो फिर हम देंगे 13 का। अर्थात अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। तो अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं, भाज्य का क्यों नहीं देते? क्योंकि 2 के बाद 3 का, 4 का जाता तो 2 का ही चला जाता। 6 का दे दे तो 6 से जो विभाजित होगी वो 2 से विभाजित होगी, 3 से भी होगी, इसलिए उनसे नहीं देते, इन्हीं संख्याओं से देते। तो क्या सर संख्या 343 है तो ऐसे क्या कहां तक दे देंगे, इसकी भी कोई लिमिट होती है या 341 तक ही देखते जाएंगे? तो सुनिए, ये संख्या 341 है, 341 के आगे वाला पूर्ण वर्ग देखेंगे तो 341 के बाद 301, 400 होता है, 361 रहता है, 19 का 20। तो हम ये देखेंगे इसके सन्निकट कोई वर्गमूल, इससे बड़ी संख्या का कोई वर्गमूल, तो ये सपोज करो कि 40 वो 20 के वर्ग के छोटी है, तो 20 से छोटी संख्याओं से किसी से इसमें भाग जाएगा तो इसमें भाग जाएगा, अंतर तो किसी का नहीं जाएगा। तो 13 के बाद 17 और 19 इन दो से और देखेंगे। ये यहाँ तक की संख्याओं का इसमें किसी का भाग जाता है तो ही इसमें भाग जाएगा, अदरवाइज फिर किसी का इसमें भाग नहीं जाएगा, फिर तो स्वतः 341 से ही ये विभाजित होगी। तो 2 से तो भाग नहीं आ रहा भैया, क्यों? क्योंकि ये लास्ट में यहाँ पर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 तो 2 का भाग जाता है, नहीं जा रहा। 3 का देखेंगे, 3 4 7 1 8, यानी 3 के लिए जोड़ के देखते हैं तो जोड़ के देगा तो 3 का भाग नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसका जोड़ 8 हो रहा है और 3 का भाग 9 होता तो चला जाता आगे।
5। 5 का भाग तो उसी में जाता है जिस संख्या के लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो ही उसका 5 का भाग जाता है, अर्थात इसमें 5 का भी भाग नहीं जा रहा है। 7 की बात करते हैं, तो 7 का भाग दोगे आप तो 7 चौके 28, 28 हो गया ना, 7 चौके 28, कितना बचा 6 नहीं जाता। 11 का भाग देंगे, 11 की 33, 11 की 11, चला गया ना भाग, तो 11 का भाग जा रहा है, तो इसलिए कैसी है 11 के लिए ऐसे ही लिखते हैं, 3 1 4 और 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, अगली संख्या कौन सी है, 811 को देखेंगे, तो 3 से 41 तो भाज्य होगी, 811 को देखेंगे तो 2 का भाग नहीं जा रहा है। 3 का देखेंगे तो 8 2 10, 3 का भी नहीं गया, 5 का भी नहीं गया। 7 का देखेंगे, 7 1 7, यहाँ से 1 बचा 1 11, 7 1 7, फिर 41 बचा नहीं जा रहा है। फिर 11 का भाग देखेंगे तो 11 का भाग जा रहा है क्या, इसमें नहीं जा रहा है, 11 का नहीं जा रहा है, तो फिर 13 का देखेंगे इसमें, तो 13 का भाग देखेंगे, तो 13 का भाग जब इसमें देंगे तो 13 का भाग जाएगा इसमें 6। ज्यादा वैसे नहीं भाग देना, तो इस प्रकार से दे सकते हो 13 से, इसमें से घटाओ 3 आएगा, 31 नहीं जा रहा। यदि आपको मौका नहीं भाग देना होता है तो अच्छा वैसे देख सकते हो। 13 का भी नहीं गया, 17 दे, 17 चौके 80, घटाओ, यहाँ से यहाँ घटाओ 3, यहाँ से यहाँ घटाओ नहीं जाता, 17 का नहीं जाएगा, फिर 19 का दे देंगे। क्या 19 का भाग जा रहा है, 19 का भाग दोगे आप तो दे दो, 19 से 19 38, 19 57, 75, 8 1 1, घटा 5 1 नहीं, अब 19 का नहीं आ रहा तो 20 का नहीं देंगे, 21 का भी नहीं देंगे, 22 का भी नहीं देंगे, 23 का दे देंगे। तो 23 का भाग इसमें 3 बार जाएगा, 69 हो जाएगा। घटाएंगे, यहाँ 2 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा नहीं जाएगा, 23 का भी नहीं गया, तो कहां तक देखेंगे, इसका होता है 30 का वर्ग 9, 30 के, तो 23 के बाद 24 तो होती नहीं है, 25 भाज्य है, 26 भाज्य है, 27 भाज्य है, 28 29 का वर्ग देख लेंगे बस। यदि इससे भाग जा रहा है तो ठीक है, तो 29 का देंगे, 29 को घटाएंगे, 3 2 1 नहीं गया, इसमें फिर से दे लेंगे 29 का, अगला एग्जांपल है आपका 15। 52 से 78, 5278 को किस संख्या से भाग दें कि भाग पर 42 तथा शेष पर 28 हो। 5278 किस संख्या से भाग दें, कि भाग पर 42 तथा शेष पर 28 हो। तो सबसे पहले तो हमारे लिए हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि शेषफल क्या होता है, भागफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है। शेषफल तो सभी जानते हैं, भाज्य भाजक को भूल जाते हैं, तो उसके लिए हम आपको ये बताते हैं जिस प्रकार से हम भाग देते हैं।
यहाँ जो लिखा जाता है, यहाँ पर जो भाग देते हैं उसे भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं। यहाँ जो बचता है उसे हम शेषफल, यहाँ जो लिखा जाता है, अब आप यहाँ लिखते हो या यहाँ लिखो, जहाँ भी लिखो, उसे हम भागफल, ठीक है। जिसका भाग देंगे उसे हम भाजक कहेंगे, जिसमें भाग देंगे उसे हम भाज्य कहेंगे, भाग देके जो आएगा उसे हम भागफल कहेंगे, और जो शेष बच जाएगा उसे हम शेषफल कहेंगे। इसका फॉर्मूला होता है इसका भाज्य का क्या होता है, यहां बता दो। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इसमें से जिसकी वैल्यू दी हो उसकी वैल्यू रख देना, नहीं दी हो उसकी जगह एक्स लिख देना, तो ठीक है। 5278 को किस संख्या से भाग दिया, यानी 5278 में भाग दे रहा है तो ये भाज्य हो गया, तो भाज्य की जगह लिखेंगे 5278 बराबर, अब भाजक भाग दे किस संख्या से भाग दे, भाग देने वाली संख्या पूछिए तो भाजक पूछा x गुणा भागफल 42 प्लस शेषफल 28। सपोज करो ये जिसके हमें ऑप्शन दिए होते, सपोज करो ये जिसके हमें ऑप्शन दिए होते तो हम इस सवाल को कैसे, ऑप्शन नहीं दिए होते तो अब तो पूरा करना पड़ेगा। यदि ऑप्शन दिए होते तो इस सवाल में हम इकाई का निकाल लेते, 8 को इधर लाते 0 हो जाता, 2 का भाग 0 हो जाता, 5 का हो जाता उत्तर। आप देखें 28 को इधर लाओगे तो माइनस का हो गया, 5278 में से 28 हट जाए, x गुणा 42 बच गया, 8 में से 8 गया 0, इसमें से ये गया 5 और 52 बराबर x गुणा 42। अब सुने इसमें कहीं भी प्लस और माइनस ना हो तो इस साइड से सर डायरेक्ट आप काट सकते, तो इसे हम काटेंगे, ठीक है भाई, काट देते हैं। पहले हम 7 से काट, 7 छक्के 42, 7 से काटेंगे, 7 7 49, 3 बची 7 है। अब ये बचा 6, 6 से इसे काटेंगे, 6 6 कितना बचा, 1 और 5 15, 6 दूनी 12, 3 बचा 6 29, यानी वो संख्या 125 है जिसका भाग दिया जाए, अर्थात भाजक बराबर 125। ठीक है भैया, और आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। ये है एग्जांपल नंबर 16। अब तो इजी और इजी आने लगे। किसी संख्या को 32 से भाग दें तो 29 शेष बचता है, उसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। तो सुने भैया, यहाँ एक कंडीशन होती है, किसी संख्या को 32 से भाग दें, पहले वो भाग दिलवा रहा है 32 का, तब शेष बच रहा है 29, अब शेष बचता है उसी संख्या को भाग दिलवा रहा है 8, तो इसमें एक कंडीशन रहेगी कि पहले जो भाग दिलवा रहा है उस संख्या में भाग में जिसका भाग दिलवा रहा है उसका भाग पूरा पूरा जाएगा, अर्थात 8 से 32 पूर्ण रूप से डिवाइड होगी। यदि इससे ये पूर्ण रूप से डिवाइड होती है
तो इसका भाग हम इसमें दे देते हैं, जो शेष पर बच जाएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। अर्थात 8 का भाग हम 29 में दे देंगे, 3 बार जाएगा 24, शेष पर बचेगा 5, वो हमारा उत्तर। अधिकांशतः आपके में यही सवाल आता है, इसी प्रकार का सवाल आता है। हाँ, यदि ऐसा सवाल आ गया कि इसका भाग इसमें नहीं जा रहा है, यदि ऐसा सवाल आ गया कि इसका भाग इसमें पूरा नहीं जा रहा है, तो इसका भाग इसमें नहीं देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तब भाग। ठीक है भाई। चौवालीस सौ छप्पन में छोटी से छोटी क्या संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि योगफल 6 से पूर्णतः व्यक्त हो। एग्जाम्पल नंबर 17 कह रहा है 4456 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए जिससे ये 6 से पूर्ण रूप से व्यक्त हो जाए। 4456 है संख्या। या तो इसे आप विभाज्यता के नियम से भी कर सकते हो, भाग दे के भी कर सकते हो। पहले हम आपको भाग देने वाले नियम से बताते हैं। 4456 में किससे भाग देने की वो कह रहा है, किससे विभाजित होने की कह रहा है, उसी का भाग दे दो। तो ये भाग देने की कह रहा है 6 से पूर्ण रूप से भाग जाए तो 6 का भाग दे देंगे। 6 का भाग इसमें 7 जाएगा, 42 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 उतार हो गए, 25 इसमें जाएगा 4 बार, अब यहाँ से 1 घटा के आगे 16। अब 6 का भाग इसमें दोगे आप 2 बार, घटा दो 4। तो सुन लें 4456 में से यदि आप 4 कम कर देते हो तब भी 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा, और यदि इसमें 2 जोड़ देते हो तब भी 6 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। यह जोड़ने वाली कंडीशन पूछी जाए कि 4456 में क्या जोड़ा जाए ताकि भाग पूरा पूरा चला जाए। तो जोड़ने के लिए प्लस के लिए हमारा उत्तर हो गया 2। यदि ये पूछा जाए कि 4456 में से क्या घटाया जाए ताकि भाग पूरा पूरा जाए तो हमारा उत्तर हो गया 4। लेकिन यहाँ पर दोनों ही बोल दिए उसने पूछा है 4456 में से कम क्या जोड़ा जाए या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए जिससे ये संख्या 6 से पूर्ण रूप से व्यक्त हो। तो हम देखेंगे 4456 में 2 जोड़ देंगे तब भी भाग पूरा जाएगा, 4 घटा देंगे तब भी भाग पूरा जाएगा। तो छोटी संख्या क्या है, 2 छोटी, इसलिए हम बोलेंगे 2 जोड़ने का। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 7 से पूर्ण रूप से व्यक्त हो। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी। एग्जाम्पल नंबर 18। तो 5 अंकों की पहले छोटी से छोटी संख्या 1 लाख होती है, एक तो उतने जीरो बना लो जब तक अंक पूरे नहीं हो जाए। ठीक है, तो ये 10,000 हो गई। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 7 से पूर्णतः व्यक्त हो। तो इसमें अब हम 7 का भाग दे देंगे। 7 का भाग देने पर जिसकी आवश्यकता पड़ेगी भाग पूरा जाने के लिए वही हमारा उत्तर होगा। बड़ी से बड़ी पूछता तो 7 का भाग 5 नौलों के लिख के देते, फिर इसमें घटाने वाली कंडीशन लगाते। क्यों? इसमें घटाने वाली कंडीशन लगती तो 5 अंकों की है, 4 अंकों की रह जाएगी, एक भी घटा दिया तो। और इसमें जोड़ने वाली लग गई तो 5 अंक से 6 अंक वाली हो जाएगी, इसलिए इसमें घटाने वाली, इसमें जोड़ने वाली, इसमें घटाने वाली। तो इसमें यदि आप भाग देते हो 3 बचेगा, 0 बढ़ाओगे 28 हो जाता है, 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लोगे
14 हो गया, 6 बचा, फिर 0 डालोगे, फिर इसका जाएगा 8 बार 56, 4। तो अब 4 से इसमें बच रहा है, यदि इसमें 3 और होता तो भाग पूरा पूरा चलता, अर्थात हमारा उत्तर होगा 10,000 प्लस 3। पांच अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 7 से पूर्ण रूप से व्यक्त हो वो होगी हमारी 10003। छह से व्यक्त होने वाले 3 अंकों की कुल, अच्छा इधर है ये, 6 से व्यक्त होने वाले 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, यानी ऐसी 3 अंकों की संख्याएं बतानी है जिनमें 6 का भाग जाए और वो संख्याएं 3 अंकों की हों। तो 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकों की, तो ये हम कैसे निकालेंगे, पहले तो 3 अंकों की संख्या देखेंगे, सबसे छोटी 100 और सबसे बड़ी 999। तो हम क्या करेंगे, हमें ऐसी संख्या बतानी है जो 6 से व्यक्त हों और 100 तथा 999 के बीच, 100 तथा 999 के बीच ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 6 से व्यक्त है, वो कितनी है। तो हम 6 का भाग पहले 100 में दे देंगे और 6 का भाग 999, ठीक है। फिर ये दोनों जो भाग पर आएंगे उन्हें हम बचा देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। इसमें मैं यहाँ पहले एक बार यहाँ बचा आपका 4, 0 उतारोगे तो ये 6 बार है 36, 4 बचा, इससे जाना कोई मतलब नहीं। इसमें भाग दोगे 6 का, एक बार जाएगा, 3 बचेगा, 9 उतारोगे तो इसका जाएगा 6, 6 36 हो गया, 3 उतारा, फिर 6 बार, यहाँ 3 बचा। तो 6 अंकों की ऐसी संख्याएं, 6 से व्यक्त होने वाली 3 अंकों की ऐसी संख्याएं, ये होंगी आपकी 166 माइनस 0, 5, 150 6 से व्यक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या होंगी, ठीक है। अगला इसका उदाहरण लास्ट है 21। नीचे दिए अंकों से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या बनेगी, तो सुन लें, उसने संख्या दी है 1, 3, 4 और 5। इससे पूछा है कि ये जो अंक हैं इनसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी बनेगी। तो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए पहले सबसे बड़ा अंक लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 1। यदि आप छोटी से छोटी पूछता तो हमारा आंसर होगा 1, 3, 4, 5। हाँ, एक कंडीशन और आती है, ये क्वेश्चन तो इतना ज्यादा नहीं था, एक क्वेश्चन हम बताते हैं आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा 0 वाला। बड़ी संख्या तो स्वयं ऐसी बनेगी, उसने बोल दिया ऐसे करके, इन अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, इन अंकों से बनने वाली छोटी से छोटी 7 अंकों की संख्या कौन सी होगी। तो 7 अंकों की संख्या यदि आप इसमें पहले 0, 0 लगा देते हो, फिर 2 लगाओगे, फिर 3 लगाओगे, फिर 7 लगाओगे, फिर 8 लगाओगे, फिर 9 लगाओगे, तो ये आपकी 5 अंकों की संख्या रह जाएगी, 7 अंकों की नहीं होगी। तो 0 वाले अंक दिया हो तब छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे कि पहले 0 को छोड़ के जो अंक बचेगा छोटा उसे हम लिखेंगे। तो 0 को हटाने के बाद क्या बचा, 2 है सबसे छोटा, तो पहले 2, उसके बाद 0 लगा देंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे 3,
इसके बाद 7 8 ये होगी 7 अंकों की, इन अंकों से मिलके बनने वाली छोटी से छोटी संख्या। ठीक है दोस्तों, ये हुआ आपका। ये वाली किताब हम आपको बता दें, ये किताब हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। ये है राम सिंह यादव की मैथ की किताब। कुछ बच्चों के पास इस प्रकार की किताब होगी, उसमें मैथ भी होगा, साइंस भी होगी, जीके भी होगी। उस किताब को छोड़ के आपको ये वाली किताब लगानी है, जिसमें एसके की वस्तु गणित, ये आर्मी क्लर्क, जीडी टेक्निकल, एमईआर नर्सिंग वगैरह सबके लिए जो भी मैथ आएगा इस सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा, इस सिलेबस में भी आएगा। और इसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर बोल बोल के करा रहे हैं। इस वाले एग्जाम को सॉल्व करा रहे हैं, इसलिए आप ये पुस्तक ले लेना। इसी पुस्तक से क्रम से आप लगा लो। जिस भाई के पास ये पुस्तक नहीं हो और क्वेश्चन लिखने में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी स्पेशल कोचिंग अंबा के नाम से सर्च करके उस पर से भी क्वेश्चन नोट कर सकता है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप भी हमारे इस चैनल को रेगुलर देखते रहिए, जिससे आप आने वाले एग्जाम को अच्छे से फास्ट कर सकें, अच्छे नंबर ला सकें। आप जब जॉब पाओगे तब हमें भी खुशी होगी। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर लगाएं, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। जय हिंद, जय भारत।